हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डब्ल्यूएलआई क्वेश्चन पेपर है, कर्मचारी कल्याण निरीक्षक है, जबलपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम डेट 27 सितंबर 2024 है। यहाँ पर दोस्तों मैं सभी क्वेश्चनों को विद एक्सप्लेनेशन के साथ में हल कराने वाला हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आगामी जो डब्ल्यूएलआई की परीक्षाएं होंगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 110 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर रहेंगे, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन आपको हल कराने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मजेदार वीडियो होगी दोस्तों। इस पेपर की पीडीएफ आपको यदि चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मैंने डाली हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जिसको आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच के ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी वीडियो दोस्तों रहेगी, आपको मैं यहाँ पर हल कराने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन पेपर दोस्तों यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है। एक साइड में इंग्लिश में दिया हुआ है, एक साइड में हिंदी में दिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर हिंदी में हल कराने वाला हूँ। दोस्तों 110 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे 110 क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी दोस्तों लंबी होगी लेकिन मजेदार वीडियो होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हल कराने वाला हूँ। हर क्वेश्चन के साथ में आपको अलग से क्वेश्चन कराऊंगा, समझाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 360 है। वित्तीय आपातकाल की बात है। अनुच्छेद 352 भी दोस्तों आता रहता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, ये राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 356, 356 और 360 दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद और आपको बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 52 की बात करें तो इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 की बात करें तो 54 में दोस्तों लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 54 है। 55 राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, 56 से राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, और 57 में दोस्तों है, 57 में पूर्व निर्वाचन हेतु पात्रता, पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता। और 58 की बात करें, अनुच्छेद 58 है, तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव हेतु योग्यताओं के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 58। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने राष्ट्रपति से संबंधित आपको कराए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 360 है। वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रेल बजट को डैश से आम बजट में मिलाया दिया गया है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 2017-18 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। इससे पहले दोस्तों रेल बजट अलग से पेश होता था और आम बजट अलग से पेश होता था, लेकिन 2017-18 में रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश होता है। रेल बजट 2017-18 इसका राइट आंसर है। प्रथम रेल बजट की बात करें तो दोस्तों ये 26 नवंबर 1947 में आर के सन्मुख सेठी द्वारा पेश किया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और आपको बताता हूँ कि भारत में जो बजट पेश करने वाली प्रथम महिला की बात करें तो दोस्तों वो थी इंदिरा गांधी। ये दोस्तों 1970 में दोस्तों इन्होंने बजट पेश किया था। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको हल कराए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पदों पर आधारित रोस्टर किस तिथि से लागू है? तो दोस्तों सही आंसर है 21 अगस्त 1997, 1997। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पदोन्नति पर कम से कम 3% का लाभ होने संबंधी नियम कब से प्रभावी है? तो दोस्तों ये 1/1/2006 से प्रभावी है, 1 जनवरी 2006 से प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, LAW की फुल फॉर्म पूछिए दोस्तों, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क। हिंदी में दोस्तों स्वीकृत कार्य की सूची
ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, ऑप्शन ए इंग्लिश में लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन अधिकारी को ट्रेड DAR मामलों में बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। तो ऑप्शन ए तीन मामलों की संख्या यहाँ का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कर्मचारियों की छटनी संबंधी प्रावधान किस अधिनियम व नियम में निहित है? तो दोस्तों औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F में ये छटनी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक विवाद के बारे में पूछ लिया जाता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम कब लागू हुआ है, तो 1947 इसका राइट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 25F इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दोस्तों, जब रनिंग स्टाफ ड्राफ्टेड CCOR/PCOR के पद के लिए योग्य पाया जाता है तो प्रतिदिन कितना किलोमीटर दिया जाएगा? तो दोस्तों 120 किलोमीटर दिया जाता है। इस प्रकार से उनको 120 किलोमीटर दिया जाता है। अगर हम बात करें संटिंग इंजनों पर जो संटिंग स्टाफ रहता है जैसे ALP संटर, उसको दोस्तों प्रति घंटे 15 किलोमीटर दिया जाता है। प्रति घंटे 15 किलोमीटर के हिसाब से उनको दिया जाता है। रनिंग कर्मचारियों की जो आवधिक चिकित्सा परीक्षा है, जो रनिंग कर्मचारी हैं उनकी आवधिक चिकित्सा परीक्षा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों 45 वर्ष तक के 4 साल में एक बार होती है। 45 से लेके 55 साल की जब उम्र हो जाती है तो 2 साल में एक बार होती है। और 45 से 55 के बाद 55 साल से अधिक हो जाती है तो हर साल प्रत्येक वर्ष मतलब 1 साल में एक बार आवधिक चिकित्सा होती है। मैंने यहाँ पर आवधिक चिकित्सा के बारे में बात की है। इसका जो सही आंसर था वो 120 किलोमीटर है। संटिंग जो स्टाफ है ALP या जो सेंटर है उनको पर घंटे 15 किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, रेल कर्मचारियों के प्रबंध में भागीदारी प्रेम की स्थापना कब हुई? PREAM इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछ ली जाती है। तो पहले PREAM की फुल फॉर्म सुन लीजिए। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन, P से पार्टिसिपेशन, R से रेलवे, E से एम्प्लॉय और M से मैनेजमेंट। पूरा दोस्तों बोलेंगे तो पार्टिसिपेशन ऑफ लगेगा, उसके बाद रेलवे एम्प्लॉय, उसके बाद इन लगेगा और मैनेजमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, 1994 में। इसकी दोस्तों 3 स्तर होते हैं। जो PREAM होता है, PREAM होता है प्रेम, इसके 3 स्तर होते हैं। एक तो मंडल स्तर होता है, दूसरा क्षेत्रीय स्तर जो हेडक्वार्टर स्तर होता है, और तीसरा दोस्तों रेलवे बोर्ड स्तर होता है। अब यहाँ पर दोस्तों पूछ लिया जाता है कि जो स्तर हैं मंडल स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों मंडल स्तर पर DRM साहब जो होते हैं वो मंडल स्तर पर अध्यक्ष होते हैं। जो हेडक्वार्टर लेवल होता है उस पर GM साहब होते हैं। और इसके अलावा जो रेलवे बोर्ड स्तर की जो होता है उस पर अध्यक्ष रेलवे बोर्ड इसका अध्यक्ष होता है। तो ये भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। प्रेम की फुल फॉर्म में आपको मैंने बता दी, दोबारा से सुन लीजिए। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होती है। और यहाँ पर ये स्थापना के बारे में पूछा गया था तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद हेतु चिकित्सा कोटि क्या है? तो दोस्तों सिग्नलों से जिनकी काम पड़ती है तो वो उनका जो चिकित्सा कोटि है वो A1 है। A1 यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, IREM इंडियन रेलवे स्टेबलिश मैनुअल के किस नियम के तहत गलत पदोन्नति के गलत वरीयता निर्धारण को ठीक किया जा सकता है? वह उस अवधि का वेतन निर्धारण किस प्रकार होगा? तो ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों,
इंडियन रेलवे स्टेब्लिशमेंट मैनुअल पैरा 228 228 और प्रोफॉर्मा फिक्सेशन, इसके हिसाब से दोस्तों वरीयता निर्धारण को ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता कब से स्वीकृत किया गया है? तो दोस्तों चिकित्सा भत्ता कब से स्वीकृत किया गया है? ऑप्शन डी में 1/12/1997, 1 दिसंबर 1997 से ये शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कारखानों में सामान्य वेतन के साथ एक दिन में काम के अधिकतम दैनिक घंटे कितने हैं? तो दोस्तों 8 घंटे, ऑप्शन डी इसका राइट का आंसर है। ऑप्शन डी 8 घंटे इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उद्देश्य इसका क्या है? ये इसका उद्देश्य है कि न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना, जिससे कर्मचारियों के सेवा संबंधी समस्याओं को कम पैसों में शीघ्रता से निपटाना। इसकी जो फीस होती है दोस्तों, यहाँ पर कम पैसा जो दिया है, इसकी फीस मात्र 50 रुपए होती है। CAT बोलते हैं, कैट, CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, CAT। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, स्थापना के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 1 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत हुई थी। तो अनुच्छेद 323 के तहत ये स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1985। इसकी जो प्रधान जो पीठ है वो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसकी प्रधान पीठ है, जिसमें सदस्यों की संख्या है 11। अगर हम सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र की बात करें तो दोस्तों ये 62 वर्ष होती है। 62 वर्ष की उम्र में सदस्य की सेवानिवृत्ति होती है। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोस्तों 65 वर्ष की उम्र तक ये रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इनको सेवानिवृत्ति दे दी जाती है 65 में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए दोस्तों, भारतीय रेल के किस प्रकार के डिब्बे में सीटें 180 डिग्री घूम सकती हैं और छत के बाहर देखा जा सकता है? तो दोस्तों ये विस्टाडोम कोच होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विस्टाडोम कोच होते हैं। इसमें दोस्तों ऊपर भी जो छत होती है वो शीशे की बनी होती है, पारदर्शी होती है, तो ऊपर भी देख सकते हैं और सीटें 180 डिग्री तक घूम सकती हैं। तो ये जो कोच है वो विस्टाडोम कोच है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में देखिए दोस्तों, वर्क्स प्रोग्राम किस डिमांड नंबर के तहत तैयार किया जाता है? तो दोस्तों ये 16 नंबर 16 नंबर के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों निलंबन जो रद्द किया जाता है वो दोस्तों ऑप्शन सी में दिया हुआ है, SF4 है। SF4 दोस्तों इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। मैं कुछ और मानक पत्र दोस्तों, मानक फॉर्म जो हैं वो उनके बारे में बता देता हूं कि कौन कौन से हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर सबसे पहले SF1 जो आप चार्जशीट बोलते हैं ना, वही है दोस्तों ये SF1, इसमें निलंबन से संबंधित है SF1। SF2 की बात करें तो दोस्तों माना गया निलंबन माना गया है। उसके बाद SF3 में दोस्तों निर्वाह भत्ते की किसी को निलंबित किया गया है और निर्वाह भत्ते के लिए घोषणा पत्र लिया जाता है उससे कि मैं कहीं अन्य जॉब नहीं कर रहा हूं। तो SF3 में निर्वाह भत्ते से संबंधित घोषणा पत्र लिया जाता है। SF4 दोस्तों यहाँ पर हो गया कि निलंबन रद्द से संबंधित है। SF5 बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। SF5 तो दोस्तों ये बड़ी शास्ति का आरोप पत्र होता है, बड़ी शास्ति का आरोप पत्र SF5 होता है। उसके बाद दोस्तों SF6 है। SF6 में दोस्तों दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना, SF6 में दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना से संबंधित है। SF7 क्या है दोस्तों, जो जांच अधिकारी है उसकी नियुक्ति। SF8 प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति, SF8 प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति। SF9 दोस्तों पहले थी, अभी उसको हटा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों SF11 SF10 में दोस्तों
SF जो 10 है संयुक्त कार्यवाही का आदेश है, संयुक्त कार्यवाही का आदेश है। उसके बाद SF11 में दोस्तों आपने काफी बार सुना होगा SF11 जारी हुई है, तो SF11 में छोटी शास्ति का आरोप पत्र होता है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे SF11 में बी, SF11 का बी, इसमें छोटी शास्ति आरोप पत्र जिसमें जांच आवश्यक हो तो उसको SF11B, और SF11C, तो SF11C में दोस्तों बड़ी शास्ति में छोटी शास्ति की कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मानक फॉर्म जो है वो 11 तक मैंने आपको बताया है, तो इनको दोस्तों आप एक बार से और देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, जिसका आंसर मैंने SF4 बताया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, राजपत्रित अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड का रख रखाव कौन करता है? तो दोस्तों जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं उनका जो सेवा रिकॉर्ड है वो लेखा विभाग, अकाउंट्स जो डिपार्टमेंट है वो रख रखाव करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा में 1 वर्ष तक की छूट के लिए छूट देने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों 1 वर्ष ये न्यूनतम सीमा की बात कर रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों भोपाल डिवीजन में भी आया हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। महाप्रबंधक जो GM है वो न्यूनतम आयु सीमा में छूट दे सकते हैं। अब मैं दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा कि न्यूनतम सीमा में 1 वर्ष की छूट GM साहब दे सकते हैं। अगर 2 वर्ष की छूट देनी है तो दोस्तों ये रेलवे बोर्ड देगा। न्यूनतम सीमा की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। इसके अलावा जो अधिकतम सीमा है, अधिकतम जो सीमा है उसमें छूट 1 वर्ष की DRM साहब दे सकते हैं, DRM दे सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। न्यूनतम में 1 साल की GM, 2 साल की रेलवे बोर्ड, और अधिकतम में 1 साल की जो छूट दे सकते हैं वो DRM साहब दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है महाप्रबंधक GM साहब है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 20, गुजरात में चलने वाली प्रथम स्टीम हेरिटेज ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये एकता नगर अहमदाबाद के मध्य शुरू की गई थी। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, किसी कारखाने में कार्यरत मजदूरों की कितनी संख्या होने पर वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, WLI होना चाहिए? इससे संबंधित मैं दोस्तों आपको कुछ समझा देता हूं कि कब क्या क्या चाहिए। तो 30 जो कैंडिडेट होते हैं, 30 कर्मचारी होते हैं, महिला कर्मचारी, 30 महिला कर्मचारी अगर एक जगह काम कर रहे हैं किसी कारखाने में, तो वहां पर दोस्तों पालना घर होना आवश्यक है। अगर 150 कर्मचारी किसी कारखाने में काम कर रहे हैं तो वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। और 250 कर्मचारी यदि काम कर रहे हैं वहां पर एक कैंटीन और स्नान घर होना आवश्यक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि वेलफेयर ऑफिसर, तो वेलफेयर ऑफिसर जब 500 कर्मचारी किसी कारखाने में काम करते हैं तो एक डॉक्टर, एम्बुलेंस और एक WLI वेलफेयर इंस्पेक्टर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो 500 है। अगर 1000 कर्मचारियों की बात करें कि 1000 कर्मचारी किसी कारखाने में काम कर रहे हैं तो वहां CSO चीफ सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए। दोबारा से सुनिए, 30 महिला कर्मचारी हैं तो पालना घर, अगर 150 कर्मचारी हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स, 250 कर्मचारी हैं तो कैंटीन और स्नान घर, 500 कर्मचारी हैं तो वहां पर एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस और एक WLI नियुक्त करना है। और 1000 कर्मचारी हैं तो वहां पर दोस्तों एक CSO चीफ सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए। कई क्वेश्चन यहाँ पर हल हुए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन को दोस्तों हर पेपर में आपको मिलेगा, किसी भी रूप में आप मिल सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको हल करा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 22, मानसिक या शारीरिक तनाव पैदा करने वाले कार्य की कठोर प्रकृति किस HOER नियम के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों मानसिक और थकान से संबंधित मानसिक और जो शारीरिक तनाव है वो दोस्तों गहन में आएगी, गहन इंटेंसिव में दोस्तों आएगी। तो यहाँ पर
इंटेंसिव ऑप्शन बी जो गहन है वो राइट आंसर है। HOER पूछा है दोस्तों, HOER पूछा है यहाँ पर। ये दोस्तों रूल है 2005 का ये रूल है। इसको दोस्तों फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है कि HOER की फुल फॉर्म क्या है। तो H आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, रूल 2005। दोबारा से सुनिए, HOER, H से आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट और रूल है 2005 का। इस नियम के तहत कर्मचारियों को दोस्तों चार कोटियों में वर्गीकृत किया है, जिसमें एक कोटि दोस्तों ये भी थी। चार कोटि कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं। चार कोटि कौन कौन सी रहेंगी। एक कोटि होती है दोस्तों गहन, जिसको इंटेंसिव बोलते हैं, इंटेंसिव बोलते हैं, एक गहन इंटेंसिव। दूसरी दोस्तों होती है निरंतर, निरंतर जिसको कंटिन्यूअस। तीसरी जो होती है दोस्तों आवश्यक रूप से विरामी, और चौथी होती है अपवर्जित, एक्सक्लूडेड। तीसरी मैंने आपको बताई थी आवश्यक रूप से विरामी, जिसको एसेंशियल इंटरमिटेंट बोलते हैं, AI के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मानसिक और शारीरिक तनाव पैदा करने वाली जो कठोर प्रकृति की ड्यूटी है वो गहन में आएगी। इसमें दोस्तों गहन में 8 घंटे की ड्यूटी में 1 घंटे से कम यदि आप निष्क्रिय रहते हैं तो उसको गहन में काउंट किया जाता है। जैसे कंट्रोलर होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं, RRI में काम करने वाले होते हैं, टेलीफोन ऑपरेटर होते हैं, ये दोस्तों गहन में आते हैं। निरंतर जो होता है दोस्तों उसमें 8 घंटे की ड्यूटी में 2 घंटे से कम निष्क्रिय रहते हैं। तो और बाकी समय में दोस्तों वो अपने शारीरिक या मानसिक रूप से व्यस्त रहते हैं। वो दोस्तों निरंतर में या कंटिन्यूस में आएंगे। जैसे प्रशासनिक जो लिपिक वर्ग के कर्मचारी हैं वो कंटिन्यूस में आएंगे। आवश्यक रूप से जो ब्राह्मी हैं जिनको एसेंशियल इंटरमीडिएट AI के नाम से जानता है, उसमें दोस्तों 12 घंटे की ड्यूटी में शारीरिक या मानसिक एकाग्रता बनाने की जरूरत नहीं है। वो दोस्तों कर्मचारी आते हैं आवश्यक रूप से ब्राह्मी, जैसे पियोन होते हैं, केबिन मैन होते हैं या गेटमैन होते हैं। चौथे दोस्तों अपवर्जित जो एक्सक्लूडेड होते हैं, वो उनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। जैसे सुपरवाइजर होते हैं उनको कभी भी बुला लिया जाता है, तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है उन लोगों की, अपवर्जित एक्सक्लूडेड। मैंने यहाँ पर चारों को आपको बता दिया है, गहन, निरंतर, AI और दोस्तों अपवर्जित एक्सक्लूडेड। इसका जो राइट आंसर है वो है गहन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि भारतीय रेल तथा इंडियन रेलवेज पत्रिकाओं के ऑनलाइन सदस्यता किस वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों वेबसाइट का नाम है IRCTC। IRCTC इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर है IRCTC। दोस्तों यहाँ पर आपको छोटा छोटा दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर ये जो फाइल है उसी टाइप से है कि एक साइड में हिंदी लिखा हुआ है, एक साइड में इंग्लिश लिखा हुआ है। एक जरूरी सूचना ये है दोस्तों, यदि इस पेपर की आपको PDF चाहिए तो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे दी हुई है। आप टेलीग्राम चैनल के जो लिंक दी है उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही दोस्तों आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, वहां पर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपको ये पेपर की जो PDF है वो मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, 23 हो गया है, 24 देखते हैं। 24 में पूछा हुआ है रेलवे में AAC क्या है। AAC की फुल फॉर्म पूछी है दोस्तों, ये मान सकते हैं एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन। एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन, प्रत्याशित वार्षिक खपत, हिंदी में बोलेंगे प्रत्याशित वार्षिक खपत इसको बोलेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, जिसकी इंग्लिश में एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन, एंटीसिपेटेड एनुअल कंजप्शन इसको दोस्तों यहाँ पर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग संचार के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ट्यूटर। ट्यूटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी
ट्यूटर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझाएंगे आपको। HOER यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपको मैंने बता दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है RBE 101/2009 निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये MACP से संबंधित है। क्वेश्चन 26 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर रहेगा बी है MACP। दोस्तों MACPS ये होता है MACPS, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। तो फुल फॉर्म होती है दोस्तों M से मॉडिफाइड, A से एस्योर्ड, C से कैरियर, P से प्रोग्रेशन और S से स्कीम। मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम जो लागू हुई थी 1 सितंबर 2008 से ये लागू हुई है MACP। पूरी सेवा काल में दोस्तों आपको MACP के तहत तीन वित्तीय लाभ मिल सकते हैं, और हर 10 साल के गैप में 10, 20, 30 ये 3 वित्तीय लाभ मिलेंगे कि 10 साल जॉब करने के बाद एक ही ग्रेड में 10 साल जॉब करेंगे तो आपको MACP मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगली MACP आपको 10 वर्ष बाद मिलेगी यदि एक ही ग्रेड में आप काम कर रहे हैं। तो 3 वित्तीय लाभ मिलते हैं 10, 20 और 30 की जब ड्यूटी हो जाती है। इसे दोस्तों प्रमोशन नहीं माना जाएगा। MACP जो वित्तीय आपको लाभ मिलते हैं उसको प्रमोशन नहीं माना जाएगा, ये केवल व्यक्तिगत लाभ है। 7वें वेतन आयोग में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उसमें दोस्तों दिनांक 25 जुलाई 2016 से गोपनीय जो रिपोर्ट होती है जिसको हम APR बोलते हैं, में ग्रेडिंग है वो वेरी गुड कर दिया है कि MACP तभी मिलेगी आपके जब ग्रेडिंग वेरी गुड होगी, वेरी गुड ग्रेडिंग होगी, तभी दोस्तों ये आपको MACP का लाभ दिया जाएगा। 3 दोस्तों लाभ दिए जाते हैं वित्तीय, 3 लाभ MACP के तहत। इसका जो राइट आंसर है 26 का वो है MACP, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ट्रेड यूनियन कानून डैश से लागू किया गया था? तो दोस्तों ये 1926 से लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 से जो ट्रेड यूनियन है 1926 से, ये ट्रेड यूनियन दोस्तों भारत में ट्रेड यूनियनों की जो कानूनी मान्यता है और विनिमय प्रदान करने के लिए बनाया गया एक कानून था। 1926 में एक कानून बनाया गया था, ट्रेड यूनियन कानून 1926। इसके तहत भारत में जो ट्रेड यूनियन है को कानूनी मान्यता और विनिमय प्रदान करने के लिए दोस्तों ये एक कानून बनाया गया था 1926 में। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत अचल संपत्ति के बारे में उल्लेख है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर कई रूल यहाँ पर समझाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान से सुनिएगा। रेल सेवा आचरण नियम के तहत अचल संपत्ति के बारे में कि हमारे पास जो अचल संपत्ति है उसके ब्यौरा देना है कि हमारे पास इतनी अचल संपत्ति है, तो ये नियम है ऑप्शन ए में, नियम 18 के तहत आपको अचल संपत्ति के बारे में बताना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ और नियम आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नियम यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों टोटल जो नियम है ये रेल सेवा आचरण नियम, उनकी संख्या है 26 ये हैं, और ये नियम दोस्तों 1966 में 1966 में बनाए गए थे। टोटल 26 नियम हैं। मेन जो नियम है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट नियम की जो नियम है उद्देश्य का, कि क्या उद्देश्य है उससे संबंधित है। नियम जो दो है उसमें दोस्तों परिभाषाएं दी हुई हैं कि रेल आचरण नियम संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं वो रूल नंबर 2 में दी गई हैं। रूल नंबर 3 और 3 में दोस्तों सी इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 3 है और 3 का सी मैं आपको बता रहा हूं कि महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है, सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित है। सी के साथ दोस्तों 3 बी भी यहाँ पर देखिए, 3 बी सरकारी नीतियों का पालन से संबंधित है कि सरकारी नीतियों का आपका पालन करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 3 सी और 3 बी। उसके बाद रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 में दोस्तों सहायता प्राप्त कंपनी में या फर्म में नौकरी के लिए अपने प्रभाव का कोई उपयोग नहीं करेगा, कि जो भी रेलवे कर्मचारी है वो अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा। रूल नंबर
4। रूल नंबर 5 में दोस्तों कि चुनावों में भाग लेना वर्जित है रूल नंबर 5 के तहत। और रूल नंबर 6 के तहत दोस्तों संघ या संगठन में शामिल होना, किसी ऐसे संघ या संगठन में शामिल होना जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा हो, उस ऐसे संघ या संगठन में शामिल नहीं हो सकते। रूल नंबर जो 7 है, रूल नंबर 7 में दोस्तों प्रदर्शन या जो जुलूस है उसमें आप भाग नहीं ले सकते। रूल नंबर 8 है। रूल नंबर 8 में दोस्तों प्रेस या मीडिया से संबंधित है कि प्रेस और मीडिया से संबंध नहीं रख सकते। रूल नंबर 9 सरकार की आलोचना। रूल नंबर 9 सरकार की जो आलोचना है वो आप नहीं कर सकते, सरकार की आलोचना करना वर्जित है। कोई रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 में बताया गया है कि गवाही देना वर्जित है, कि अगर ऐसा कोई केस है जिसमें गवाही देने की जरूरत है तो आपको दोस्तों रेलवे से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप गवाही दे सकते हैं। रूल नंबर 13 ये उपहार से संबंधित है, इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 13। इसमें दोस्तों उपहार से संबंधित। और 13A ये दोस्तों दहेज पर प्रतिबंध से संबंधित है। 13A इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18 दोस्तों आपको बता दिया कि अचल संपत्ति, ये जो चल संपत्ति है उससे संबंधित है। और रूल नंबर 22 है। रूल नंबर 22 है दोस्तों मादक पेय पदार्थ जो हैं उनके सेवन पर रोक से संबंधित है। और रूल नंबर 22A बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाल श्रम पर रोक। दोबारा से सुनिए दोस्तों, रूल नंबर मैंने आपको बताए हैं कि टोटल रूल 26 होते हैं। ये 1966 में 1966 में लागू हुए थे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताए हैं, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत दी गई मजदूरी की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ग्रेजुएटी लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, तो यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम 3B किससे संबंधित है? तो दोस्तों रेल सेवा आचरण 1966 आपको मैंने अभी ऊपर बताया है। और 3B की बात कर रहा है, तो 3B में दोस्तों सरकारी नीतियों का पालन, जो आपको अभी बताया है कि 3B में सरकारी नीतियों का पालन से संबंधित है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, हिंदी में काव्य गजल संग्रह पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? तो दोस्तों ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। दोस्तों पेपर बहुत ही मजेदार है और आपको मैं बहुत मजेदार तरीके से भी हल करा रहा हूं। ध्यान से दोस्तों आप सुनिए, इस पेपर को हल करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस जाग जाएगा कि आप WLI का क्वेश्चन जो पेपर है वो निकाल सकते हैं। हमको बहुत कुछ आता है, पेपर को ध्यान से सुनना है और एक बार के अलावा दोस्तों इसको 2 बार सुने तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 से रेलवे मुख्यालय स्तर पर मीडिया को मिलने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन सी ए और बी, महाप्रबंधक, CPRO, ये दोस्तों रेलवे मुख्यालय स्तर पर मीडिया से मिलने के लिए अधिकृत हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 वर्कशॉप स्टाफ को कितने प्रतिबंधित अवकाश RH दे हैं? तो दोस्तों वर्कशॉप वालों को कोई भी RH नहीं मिलता है, नील इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 34, अनुशासन एवं अपील नियम कब से प्रभावी है? अनुशासन अपील नियम कब से प्रभावी है? क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 34 में तो ये नियम दोस्तों 1 अक्टूबर 1968 से लागू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 से संयुक्त सलाहकार परिषद संयुक्त परामर्श तंत्र JCM की शुरुआत कब हुई? तो JCM की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 28 अक्टूबर 1966 में शुरुआत हुई थी। और शुरुआत दोस्तों की थी गुलजारी लाल नंदा, ये केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने दोस्तों ये हिटले आयोग की सिफारिश पर लागू किया था।
28 अक्टूबर 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। गुलजारी लाल नंदा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। JCM फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 में क्या पूछा गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से संबंधित है दोस्तों, ये पूछा गया है इसमें को 36 में जो पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है राइट आंसर सी। राइट आंसर ABC की नियुक्ति, रेलवे में नए कर्मचारियों की नियुक्ति सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से संबंधित है। तो दोस्तों रेलवे में नए कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित दोस्तों ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 पूरी रात अवधि डैश से डैश तक मानी जाएगी। पूरी रात की अवधि दोस्तों रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मानी जाती है। तो रात्रि 10 PM से लेकर सुबह 6 AM तक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, पूरी नाइट की अवधि मानी जाती है। दोस्तों किस वर्ष में पारिवारिक पेंशन शुरू किया गया था? अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों पारिवारिक पेंशन 1964 में लागू की गई थी। 64 में। 39 में देखिए, MACP योजना किस तिथि से संचालित हो रही है? MACP के बारे में अभी कुछ देर पहले बताया था। MACP की जो योजना है वो 1/9/2008 से चालू है या संचालित किया जा रहा है। 1 सितंबर 2008 है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 देखिए, रेलवे में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक किस आचरण नियम के तहत के अंतर्गत है? अभी बताया था कि 3C, ऑप्शन सी में देखिए 3C से संबंधित है। सेक्सुअल हरासमेंट, महिला उत्पीड़न से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, यदि बीता हुआ कल गुरुवार था तो रविवार कब होगा? दोस्तों ये रीजनिंग से संबंधित है, नॉर्मल क्वेश्चन है कि बीता हुआ कल गुरुवार था तो रविवार कब होगा? तो रविवार दोस्तों कल के बाद ही आएगा, कि जैसे कल गुरुवार था उसके बाद आज शुक्रवार हो जाएगा, फिर शनिवार के बाद संडे आएगा। तो ये कल के बाद का दिन होगा, जो आने वाला कल है उसके बाद का दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया है। BCB DED FGH और HIH डॉट डॉट उसके बाद आगे का पूछा है। तो देखिए इसमें दोस्तों BCB, उसके बाद दिया हुआ है DED और उसके बाद FGF। यहाँ पर देखिए दोस्तों B2, उसके बाद D4, F6, उसके बाद H दिया हुआ है 8 पर, तो उसके बाद 10 पे J आता है, तो J रहेगा, दो का गैप रहेगा यहाँ पर, तो J राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। 43 में देखिए, 43 में राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना आवश्यक है? हिंदी में दिया जाना आवश्यक है। तो नियम नंबर 5 के तहत दोस्तों यह है कि राजभाषा नियम 1976 में यदि हिंदी में प्राप्त जो उत्तर हैं, उनके जो प्राप्त पत्र हैं उनके उत्तर हिंदी में दिया जाना है, नियम संख्या 5 के तहत। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, लाइन क्षमता का अर्थ क्या है? लाइन क्षमता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों एक पथ में प्रतिदिन ट्रेनों की संख्या, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 में देखिए, रेल कर्मचारी को पर्यवेक्षक कौन घोषित करता है? तो ये दोस्तों श्रम मंत्रालय घोषित करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, श्रम मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिए 46, भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिक यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में बात कर रहा है कि भारत में सबसे पहले कब चली थी, तो ये 1925 में चली थी। 1925 में भी दोस्तों ये 3 फरवरी
3 फरवरी 1925 को चली थी। बॉम्बे से कुर्ला के बीच में ये चली थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सन पूछा है तो 1925 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पहली इलेक्ट्रिक यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो ये दोस्तों 3 फरवरी 1925 को चली थी बॉम्बे से कुर्ला के बीच में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप बोर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर मजेदार तरीके से आपको ये हल करा रहा हूँ। आप पूरी वीडियो देखें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 47, निविदा विज्ञापन के लिए किसी विशेष प्रकाशन के चयन का आधार डैश होना चाहिए? तो दोस्तों 47 का पूछा है। तो 47 में ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विशेष क्षेत्र में एक्सपोजर, निविदा का मूल्य, संभावित सप्लायर की निकटता, ये इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 48 क्वेश्चन नंबर, पितृत्व अवकाश जो पैटर्निटी लीव होती है, मातृत्व अवकाश होता है पैटर्निटी लीव होता है दोस्तों पितृत्व अवकाश, दिनांक डैश से लागू हुआ है? तो दोस्तों ये लागू हुआ है 1 जुलाई 1997, 1/7/1997। दोस्तों इसके तहत 2 जीवित बच्चों पर पिता को 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है। और ये पैटर्निटी लीव दोस्तों बच्चे के जन्म के 14 दिन पहले से आप ले सकते हैं और बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक दोस्तों इनको लिया जा सकता है, इनको उपयोग किया जा सकता है। 15 छुट्टियां मिलती हैं पैटर्निटी की। इनको दोस्तों एक साथ ही लेना होता है, एक साथ ये छुट्टियां होती हैं। ये अलग से छुट्टियां होती हैं आपकी LAP या CL किसी में से आप ये नहीं कटती हैं, अलग से ये छुट्टियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए दोस्तों, किस नियम में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है? तो नियम नंबर 9 में हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कर्मचारियों के निवास स्थान से स्कूल स्टेशन तक कितने किमी के लिए स्कूल कार्ड पास दिया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आंसर की में दिया हुआ है 40 किलोमीटर। मैंने दोस्तों जो पढ़ा है वो पढ़ा है, एक किताब में 50 पढ़ा है और दोस्तों एक उदयपुर की किताब है स्थापना संस्करण 2021 से, उसमें 100 किलोमीटर पढ़ा है। तो आप इसको कंफर्म कर लें। आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है दोस्तों 40 किलोमीटर की। कर्मचारी के निवास स्थान से स्कूल स्टेशन तक कितने किलोमीटर के लिए कार्ड पास जारी किया जाता है? तो दोस्तों 40 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर माना है, आंसर की में बी माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के किस सेक्शन के तहत ट्रेन एवं रेलवे परिसर में धूम्रपान दंडनीय है? तो ऑप्शन डी में दोस्तों सेक्शन 164 के तहत दोस्तों भारतीय रेल अधिनियम की जो 1989 का सेक्शन के तहत जो ट्रेन है या रेलवे है जो परिसर है उसमें धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर जो 50 है दोस्तों, उसका सही आंसर जिसको भी पता है वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखे। अगला क्वेश्चन करते हैं 52 में देखिए दोस्तों, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुख्य पीठ कहाँ है? कुछ देर पहले ही आपको बताया कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है CAT, उसकी प्रधान पीठ न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है न्यू दिल्ली में, जिसमें बताया था कि 11 सदस्य होते हैं। सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र होती है वो 62 वर्ष होती है और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की जो उम्र होती है वो दोस्तों 65 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 53, सीधी भर्ती किस ग्रुप में नहीं की जाती है? तो दोस्तों जो ग्रुप बी होता है उसमें सीधी भर्ती नहीं की जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 54 देखिए, चयन हेतु 100% वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं में परीक्षाएं रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक के डैश के माध्यम से शुरू की गई हैं। तो ऑप्शन सी 14/12/2018 से जितने भी रेलवे में परीक्षाएं हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव होंगी, 100% ऑब्जेक्टिव होंगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 14 दिसंबर 2018 के जो बोर्ड का पत्र दिनांक 14/12/2018 है, इसके माध्यम से दोस्तों ये सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ होंगी। अगला क्वेश्चन 55, नेत्रहीन और जो दिव्यांग रेल कर्मचारी हैं को कितने प्रतिशत परिवहन जो टीए होता है परिवहन भत्ता
दे है, तो दोस्तों ये दोगुनी दर से। ऑप्शन बी सामान्य दर से 2 गुना परिवहन भत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 से रेलवे द्वारा आयात किए गए वस्तुओं पर कौन सा कर लगता है? तो दोस्तों कस्टम कर लगता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, कस्टम कर लगता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का पहला परिवहन संबंधित शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर केंद्रित विश्वविद्यालय एनआरटीआई कहाँ है? एनआरटीआई कहाँ है? तो दोस्तों ये बड़ौदरा गुजरात में है एनआरटीआई। कुछ और आपको दोस्तों संस्थान के बारे में बताता हूं कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, दोबारा से सुनिए, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये दोस्तों बाड़मेर पचपदरा में स्थित है, जो राजस्थान में है। दूसरा है दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज, कई बार आपने सुना होगा रेलवे स्टाफ कॉलेज, बड़ौदरा गुजरात में है। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, ये पुणे में है। और दोस्तों परिवहन प्रबंधन रेल संस्थान, ये लखनऊ में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बड़ौदरा गुजरात। अगला क्वेश्चन 58 है, रिक्ति बैंक क्या है? रिक्ति से समझ में आ रहा है कि खाली पद से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सरेंडर किए गए पदों की राशि का मूल्य रिक्ति बैंक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, रेलवे में डीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएफसी की फुल फॉर्म पूछी है डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर। ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियां बनाई गई हैं? तो दोस्तों 3 उप समितियां बनाई गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए संसदीय राजभाषा समिति की जो कुल उप समितियां हैं उनकी संख्या 3 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति के जो गठन हुआ है वो 1976 में गठन हुआ है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत 1976 में संसदीय राजभाषा समिति जो पूछी गई है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ है 1976 में अधिनियम 1963 की धारा 4 के अधीन। इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो गृह मंत्री होते हैं, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संसदीय राजभाषा समिति जो भोपाल का पेपर हुआ था WLI का 29 सितंबर में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? तो ये गृह मंत्री होते हैं। टोटल जो सदस्य होते हैं दोस्तों इसमें, इस समिति में टोटल जो सदस्य हैं वो 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 30 होती है और 30 में दोस्तों 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछ लिया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है 3 उप समितियां होती हैं जो बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, मेमू का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों मेमू का, तो मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है। मेन लाइन एम से, मेन लाइन ई से, इलेक्ट्रिक एम से, मल्टीपल और यू से यूनिट। तो दोस्तों मेन लाइन जो ए में लिखा हुआ है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, ऑप्शन ए जे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ? तो हिंदी संसद दोस्तों यहाँ पर 1960 है, 1960 में रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद का जो अनुभाग है उसका गठन हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 62 का। 63 देखिए दोस्तों, कारखाना अधिनियम 1948 किस तिथि से प्रभावी हुआ है? तो दोस्तों ये तिथि पूछी है 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ है कारखाना अधिनियम 1948, 1 अप्रैल 1949 से ये लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो दोस्तों जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो दोस्तों जीमेल नहीं है, बाकी ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।
क्वेश्चन 65 देखते हैं, डिमांड सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त किया गया है। मानक फॉर्म दोस्तों अभी मैंने कुछ देर पहले बताए थे, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन दोस्तों पूछा गया है कि डिमांड सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त किया गया है। डिमांड सस्पेंशन पूछा है, निलंबन रद्द। तो SF2 मानक पत्र, जो मानक सस्पेंशन दोस्तों यहाँ पर SF4 होगा, SF4 होगा। एक बार इसको क्लियर भी दोस्तों कर लेते हैं कि जो निलंबन से संबंधित क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि निलंबन रद्द पूछा है, डिमांड सस्पेंशन पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर की में ए दिया हुआ है, लेकिन SF4 होगा, SF4 निलंबन रद्द, डिमांड सस्पेंशन दोस्तों ये SF4 के तहत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, सी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि दो कॉइन को उछालने पे उनकी प्रायिकता निम्न में से क्या होगी। ये दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से जो प्रायिकता होती है उससे संबंधित है। यहाँ पर दो कॉइन को उछाला गया है, तो दो कॉइन को दोस्तों उछाला गया है तो उसमें हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है और टेल टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पर ए इज राइट होगा, हेड 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 टेल और टेल हेड टेल टेल। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। 67 में देखिए दोस्तों, 67 में पूछा गया है कि वर्ष 1973 वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों ये ललित नारायण मिश्र, ऑप्शन ए जे राइट आंसर है, ललित नारायण मिश्र द्वारा ये 1973 में जो गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति थी उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, कार्य खंडों में मामूली शीर्ष के रूप में जाना जाता है, तो योजना शीर्ष के रूप में जाना जाता है। 69 देखिए, किस महिला कर्मचारी के लिए आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत दर्ज कराने की सीमा क्या है। तो दोस्तों ये 90 दिन होती है, 90 डे होती है, 3 महीने होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यात्री सुविधाएं किसके अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों PH53 के अंतर्गत आती हैं यात्री सुविधाएं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, रेलवे कर्मचारी कितने वर्षों बाद चश्मे की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन सी 3 वर्ष बाद, और दोस्तों इसके लिए जो प्रतिपूर्ति होती है वो 2000 रुपये मिलता है। चश्मे की प्रतिपूर्ति के लिए 3 वर्ष बाद दोस्तों आवेदन कर सकता है, 2000 रुपये यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। 72 का अगला है क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय रेलवे की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिसने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। तो दोस्तों ये मीराबाई चानू, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। 73 की बात करते हैं तो 73 में पूछा गया है कि मंडल रेल प्रबंधक के डैश धातु पास के लिए पात्र हैं। यहाँ पर जो धातु पास है दोस्तों 3 प्रकार के धातु पास होते हैं, स्वर्ण, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, 3 प्रकार के होते हैं। तो स्वर्ण दोस्तों किसको मिलता है, स्वर्ण जो GM होता है या रेलवे बोर्ड के सदस्य होते हैं उनको ये स्वर्ण पास मिलता है, जिनकी जो लेवल 16-17 वाले जो अधिकारी हैं, CRB हुआ, GM हुआ, रेलवे बोर्ड सदस्य हुआ, इनको स्वर्ण जो धातु पास है वो मिलता है। रजत किसको मिलता है, तो रजत में जो जैसे DRM है या HAG ग्रेड के अधिकारी हैं या SAG ग्रेड के अधिकारी हैं उनको रजत मिलता है। यहाँ पर मंडल रेल प्रबंधक DRM के बारे में पूछा है तो दोस्तों राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी रजत। ब्रॉन्ज किनको मिलता है, ब्रॉन्ज दोस्तों जो A ग्रेड के अधिकारी हैं, B ग्रेड के अधिकारी हैं या JAG ग्रेड के अधिकारी हैं, उन सभी को दोस्तों ब्रॉन्ज पास मिलता है, ब्रॉन्ज पास मिलता है। तो 3 प्रकार के धातु पास होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसका जो राइट आंसर है वो है रजत, सिल्वर,
74 का देखते हैं। 74 में रेल बजट घोषणाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल क्या है? रेल बजट घोषणाओं की जो ऑनलाइन निगरानी के लिए जो पोर्टल है वो है ई समीक्षा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ई समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, मॉडल एसओपी 2018 के किस भाग में स्थापना मामलों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों उल्लेख किया गया भाग है एफ। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। थोड़ा सा दोस्तों मैं यहाँ पर स्पीड से बोल रहा हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। आप दोस्तों स्लो में भी करके इसको देख सकते हैं। 76 देखिए, केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन सभी उपक्रमों या निगमों, निकायों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को हिंदी के अनिवार्य प्रशिक्षण के दायरे में कब लाया गया है? तो ऑप्शन बी 1974, 1974 इसका राइट आंसर है। वर्ष 1974, 1974, 1974। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। 77 में देखिए, संविधान के भाग 5 में भाषा संबंधी अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? भाषा संबंधी है तो अनुच्छेद 120 से, अनुच्छेद 120 से संबंधित है। संविधान के भाग 5 भाषा संबंधी अनुबंध जो अनुच्छेद है वो 120 है। ऑप्शन डी इज राइट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78। 78 में देखिए, मकान मरम्मत के लिए पीएफ के अंतिम निकासी के लिए रेल सेवा में कम से कम कितने वर्ष की नौकरी होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर 10 वर्ष की नौकरी होनी चाहिए मकान मरम्मत के लिए। जो पीएफ की अंतिम निकासी मकान के लिए दोस्तों जो अग्रिम राशि ली जाती है, क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है कि मकान बनाने के लिए जो अग्रिम राशि ली जाती है वो कितनी किस्तों में वापस की जाती है? तो दोस्तों 180 किस्तें प्लस 60 किस्तें, इस प्रकार से 240 किस्तों में। यहाँ पर दोस्तों 180 में मूल रकम और 60 किस्तों में ब्याज, टोटल 240 किस्तों में ये ली जाती है। मकान अग्रिम राशि की बात कर रहा हूँ और इसका जो आंसर है वो है 10 वर्ष मकान मरम्मत के लिए पीएफ से जो निकासी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। स्टोर में पीएल नंबर को कितने अंकों द्वारा दर्शाया गया है? तो दोस्तों ये 8 अंकों द्वारा दर्शाया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, स्टेशनरी आइटम की जीईएम से खरीद में ऑनलाइन बोली कराना किस मूल्य से ऊपर की खरीद के लिए अनिवार्य है? तो दोस्तों ये 5 लाख का जो मूल्य होता है उससे अधिक की खरीद के लिए ऑनलाइन बोली कराना है, 5 लाख से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 81, मुख्य कार्य से जुड़े कार्य की एक वस्तु के अनुमान के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों अनुपूरक अनुमान, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुपूरक अनुमान। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक का पूरा नाम क्या है? भारत का जो पहला एल्युमिनियम फ्रेट रैक है उसका पूरा नाम है एल्युमिनियम फ्रेट रैक 61, एल्युमिनियम फ्रेट रैक 61, BOB RNAAL HSM1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एल्युमिनियम फ्रेट रैक 61 BOB RNAAL HSM1। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। 83 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रीय काउंसिल में यदि किसी मुद्दे पर सहमति नहीं होती है तो निर्णय हेतु मामला किसे अग्रसर करते हैं? तो दोस्तों ये पंच निर्णय, पंच फैसला होता है, पंच निर्णय। इसमें दोस्तों 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं और जब एक बार फैसला घोषित कर दिया जाता है, फैसला दे दिया जाता है तो दोस्तों ये फैसला 3 वर्ष तक लागू होता है। सदस्यों की संख्या 3, इसका राइट आंसर पंच निर्णय। और यदि एक बार फैसला दे दिया जाता है तो ये फैसला दोस्तों 3 वर्षों तक लागू रहता है। क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पंच निर्णय। क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या कहा गया है दोस्तों? विकोटीकृत कर्मचारियों के अन्य कैडर में समाहन पर वरीयता का निर्धारण किस नियम के तहत किया जाता है? तो दोस्तों किस नियम के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए में देखिए, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 का पैरा 313 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अब देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण डैट्स द्वारा किया गया था दोस्तों। ये आईसीएफ चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आईसीएफ चेन्नई द्वारा वंदे भारत, जिसका दूसरा नाम ट्रेन 18T18 भी है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 86 में देखिए, नैमित्तिक श्रमिक के लाइव रजिस्टर में नाम दर्ज करवाने की अंतिम तिथि क्या थी? तो दोस्तों ये तिथि थी 31 मार्च 1987। ये इसकी अंतिम तिथि थी। नैमित्तिक श्रमिक लाइव रजिस्टर में नाम करवाने की जो अंतिम तिथि थी वो 31 मार्च 1987 थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 87। एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा जेल की सजा सुना दी गई हो को किस नियम के तहत नौकरी से निकाला जा सकता है? तो रूल नंबर 14 के तहत दोस्तों उसको नौकरी से निकाला जा सकता है, न्यायालय द्वारा यदि सजा सुना दी जाती है। अगला क्वेश्चन 88 में देखिए, कार्य के घंटे किस कन्वेंशन में अडॉप्ट किए गए थे? तो दोस्तों ये कन्वेंशन हुआ था वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कार्य के घंटे वाशिंगटन डीसी कन्वेंशन में अडॉप्ट किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें पूछा गया है राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से लागू हुआ है? राजभाषा अधिनियम की जो धारा है 3(3) कब से लागू की गई है? तो ये दोस्तों 26 जनवरी 1965। 26 जनवरी 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1965। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर है। 90 में देखिए, SRPF विकल्पधारियों की विधवाओं को एक्स ग्रेसिया पेमेंट किस तिथि से दिया जा रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी 1/1/1986, 1/1/1986, 1 जनवरी 1986 से एक्स ग्रेसिया पेमेंट दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 91 में देखिए दोस्तों, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जो मैंने बताई थी APR, एनुअल जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट डैश से वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट लागू हुआ है? तो ऑप्शन डी 2009। यहाँ पर दोस्तों वार्षिक जो गोपनीय रिपोर्ट है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसको दोस्तों मॉडिफाइड किया है APAR एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, APAR इसका फुल फॉर्म हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2009। अगला क्वेश्चन देखिए, HOER नियमों के अनुसार मैट्रन का वर्गीकरण है। HOER के नियमों के तहत मैट्रन का जो वर्गीकरण है वो है दोस्तों अपवर्जित, एक्सक्लूडेड, अपवर्जित। अगला मैट्रन दोस्तों जो नर्स हैं उनको कहा जाएगा, नर्स से संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पर अपवर्जित रहेगा, एक्सक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, RBE 74/2022 निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन सी में दिव्यांग व्यक्तियों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। RBE 74/2022 93। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 में पूछा गया है कि SBF जो स्टाफ बेनिफिट फंड, SBF की फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट फंड के अंतर्गत दांतों के फुल सेट हेतु कितने वर्ष के अंतराल पर पुनः आवेदन कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी पूरे सर्विस में एक बार आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक दांत के लिए आपको पैसा मिलता है और फुल दांत के लिए भी दोस्तों पैसा मिलता है। SBF जो स्टाफ बेनिफिट फंड है वो रेलवे में 1931 में दोस्तों ये रेलवे में ये आया था स्टाफ बेनिफिट फंड। 94 का आंसर हो जाएगा पूरे सर्विस में एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो CAT है के आदेश के खिलाफ विशेष अवकाश याचिका SLP
दायर की जा सकती है। एसएलपी की जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है दोस्तों। एसएलपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन। और यह अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 136 है कि भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 136, इसके तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के खिलाफ विशेष अवकाश जो एसएलपी है वो उसके लिए याचिका दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 136 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 96 है। 96 में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है। तो नैसर्गिक न्याय के बारे में अनुच्छेद 311 के 2 में नैसर्गिक न्याय के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कौन सा खंड न्यूनतम समय दर को निर्धारित करता है। तो दोस्तों न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम है ये दोस्तों 1948 में आया था, 1948 में आया था। और इसमें दोस्तों खंड 3 के 2 न्यूनतम समय दर को निर्धारित करता है कि एक पारी होगी, एक पारी में 9 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं कराई जाएगी। 5 घंटे के बाद दोस्तों आधे घंटे का आराम दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये न्यूनतम समय दर निर्धारित करता है खंड 3 का 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है कि राजभाषा अधिनियम 1963 तथा संशोधित 1967, राजभाषा जो नियम अधिनियम था 1963 में आया था, उसके बाद संशोधन 1967 में हुआ कि किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। तो संसदीय राजभाषा समिति किस बारे में मैंने पहले बताया था कि इसमें 30 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, 30 सदस्यों में 20 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और इसमें धारा पूछी गई है तो धारा 4(1) के तहत दोस्तों उपबंधों के अनुसार संसद राज्यसभा समिति का गठन किया गया है, धारा 4(1) के तहत। 99 क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कि आने वाले वर्ष का पास कितने माह पहले जारी किया जा सकता है। तो जो अग्रिम पास लिया जाता है, अग्रिम पास वो 120 दिन पहले लिया जा सकता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, 4 महीने पहले ये लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत उपहार लेना देना वर्जित है। मैंने पहले बताया था कि रूल नंबर 13 है, रूल नंबर 13 के तहत दोस्तों उपहार लेना देना वर्जित है। कुछ यहाँ पर दोस्तों कंडीशन रखी गई है कि कुछ छोटे अमाउंट के उपहार ले सकते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों 13A भी बताया था आपको, 13A ये दहेज से संबंधित है कि दहेज ना तो लेना है ना ही देना है। नियम नंबर 13(1) के तहत यहाँ पर रेल सेवा आचरण के तहत उपहार लेना देना वर्जित है। तो रूल नंबर 13 और 13A में दोस्तों दहेज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 के बाद देखिए दोस्तों, मकान निर्माण अग्रिम कटौती कितने किस्तों में की जाती है। दोस्तों मैंने पहले बता दिया आपको, इससे पहले बताया था कि अग्रिम कटौती अधिकतम 240 किस्त होती है, जिसमें 180 किस्त मूलधन की और 60 ब्याज की किस्त होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखने योग्य है कि आपको 100 क्वेश्चन ही हल करने हैं, लेकिन दोस्तों 100 क्वेश्चन आप जो पहले हल करेंगे वही चेक होंगे। बाकी अगर 100 से ज्यादा करते हैं और जो पीछे के क्वेश्चन वो चेक नहीं होंगे, प्रथम 100 क्वेश्चन ही चेक होंगे। इसलिए आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन ही आप यहाँ पर हल करें। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है दोस्तों इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान विशेष रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 102 नंबर, नर्सिंग अलाउंस की वर्तमान दर क्या है। दोस्तों नर्सिंग अलाउंस की वर्तमान जो दर है वो 9,000 रुपये प्रति माह है। इससे पहले दोस्तों 7200 रुपये थी। अभी जो अलाउंस बढ़े हैं, डीए जो 50% हुआ है, तो उस समय दोस्तों यहाँ पर ये 9,000 रुपये प्रति माह हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी अलाउंस दोस्तों बढ़े हैं तो आप उनको सबको देख लीजिए। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पुराने अलाउंस के बारे में तो नहीं पूछा जा रहा है, न्यू अलाउंस के बारे में पूछा गया है। तो आपको सभी देख लेना है और उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 103, रेल श्रमिकों की ड्यूटी का विवरण डैश में दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये भारतीय से रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 में रेल श्रमिकों की ड्यूटी का विवरण दर्शाया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 104 में दोस्तों देखिए, भारतीय रेल के कुश्ती खिलाड़ी श्री बजरंग पूनिया को किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है या अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन बी 2019 में। 2019 में जो भारतीय खिलाड़ी हैं बजरंग पूनिया, इनको 2019 में पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, एसएलपी का पूरा नाम पहले भी मैंने आपको बता दिया है। एसएलपी जो फुल फॉर्म होती है स्पेशल लीव पिटीशन, ऑप्शन ए राइट आंसर है, स्पेशल लीव पिटीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106 नंबर। 106 नंबर में देखिए दोस्तों, दी वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट WCA फुल फॉर्म पूछ ली जाती है दोस्तों। WCA क्या है? तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 निम्न में से किस पर लागू होता है? तो ये सभी पर लागू होता है, कारखाने, खदानें और रेलवे, ये सभी पर ये एक्ट लागू होता है। WCA वर्कमैन कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट 1923। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, जनहित में स्थानांतरण होने पर 1000 किमी की दूरी होने की स्थिति में कार्य ग्रहण की अवधि कितने दिनों की होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा। सेम क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों इससे संबंधित मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। यदि 1000 किलोमीटर दूरी प्रशासनिक हित में ट्रांसफर यदि आपका होता है, तो 1000 किलोमीटर की दूरी के लिए दोस्तों आपको 10 दिन का समय मिलता है। 10 दिन का समय मिलता है, 10 डेज। और यदि 1000 से अधिक और 2000 से कम किलोमीटर की दूरी है तो आपको दोस्तों 12 दिन का समय मिलता है, 12 दिन का। यदि दोस्तों 2000 से अधिक दूरी है तो आपको समय मिलता है 15 डेज। 15 दिन समय आपको दोस्तों यहाँ पर मिलता है, 15 डेज। अब इसमें एक कंडीशन है कि 2000 से अधिक दूरी हो, 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी हो, लेकिन हवाई जहाज से आपने यात्रा की है तो आपको दोस्तों 12 डेज मिलेंगे। 4 क्वेश्चन आपके दोस्तों यहाँ पर तैयार हो गए हैं कि 1000 पर 10 दिन मिलते हैं, 1000 से अधिक लेकिन 2000 से कम उस पर 12 दिन मिलते हैं, 2000 से अधिक उस पर 15 दिन मिलते हैं, लेकिन हवाई जहाज से यदि यात्रा करते हैं 2000 से अधिक किलोमीटर की दूरी है तो आपको 12 दिन मिलेंगे। आप दोस्तों जैसे हवाई जहाज से गए आपको 1 दिन में ही पहुंच जाएंगे, बाकी जो है वो दोस्तों समय जो बचा हुआ है वो आपकी छुट्टियों में जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 है, किस रेल प्रोजेक्ट में 28 अर्ली अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम लगाए जा रहे हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन 109 देखिए, रेलगाड़ी से जर्क फ्री यात्रा सुलभ करने वाले LHV डिब्बों का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों आजकल LHV कोच चल रहे हैं, ये रेड वाले कोच आपने ज्यादातर देखे होंगे कि ये सभी LHV कोच होते हैं, और LHV की जो फुल फॉर्म होती है ये लिंक हाफ मैन बुश होती है। लिंक हाफ मैन बुश से यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों ऑप्शन बी में लिंक हाफ मैन बुश, लिंक हाफ मैन बुश ये इसकी फुल फॉर्म होती है LHB। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक तो डब्बे में स्पेस ज्यादा हो गया, सीट ज्यादा हो गए और झटके कम लगते हैं, मतलब यात्रा सुलभ होती है। LHB इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो लिंक हाफ मैन बुश इसका फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 110 जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पेपर का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संसद में RTI किस तारीख को पारित किया गया था? संसद की बात पूछिए दोस्तों, RTI के बारे में बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। RTI दोस्तों क्या होती है? तो RTI की फुल फॉर्म में RTI की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन। ये संसद में पास हुआ था 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को संसद में पास हुआ था, लेकिन लागू दोस्तों हुआ है 12 अक्टूबर 2005 दोनों को अलग अलग देखना है दोस्तों। यहाँ पूछा गया कि संसद में किस तारीख को पारित हुआ, तो 15 जून 2005, लेकिन लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को। इसमें जो फीस लगती है दोस्तों RTI में, आपको सूचनाएं
ली जाती हैं, तो उसमें दोस्तों 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या 10 रुपये की फीस जमा करके आप दोस्तों जो सूचनाएं लेना चाहते हैं वो सूचनाएं मिल सकती हैं। प्रथम अपील में दोस्तों यदि आपको सूचना प्रथम अपील की गई है तो 30 दिन के अंदर आपको दोस्तों यहाँ पर सूचना का जवाब मिल जाएगा, सूचना प्राप्त हो जाएगी। अगर दूसरी अपील की बात करें कि दूसरी अपील की है तो दोस्तों 90 दिन में दोस्तों आपको सूचना प्राप्त करने का जो समय है वो 90 दिन दिया है। यदि दोस्तों जीवन या स्वतंत्रता का मामला आ जाता है, इमरजेंसी होती है, तो 48 घंटे में दोस्तों 48 घंटे में सूचना प्राप्त करने का समय रखा गया है। 48 घंटे में सूचना मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जो आरटीआई है वो क्यों पारित हुआ, क्यों लाया गया। तो जनता के कामों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आरटीआई लाया गया था। और यहाँ पूछा गया क्वेश्चन था संसद में आरटीआई किस तारीख को पारित हुआ। तो दोस्तों ये पारित हुआ 15 जून 2005 को। लागू हुआ है लागू जो हुआ है वो 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है। डेट इसमें कई क्वेश्चनों में कई सारी डेटें पूछी गई हैं, तो ज़्यादा सरल भी क्वेश्चन पेपर नहीं है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको हल कराया है। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मैंने आपको दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए ऑलरेडी बता दिया है कि इसकी पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से लिंक पर क्लिक करेंगे और टेलीग्राम पर पहुंच के ज्वाइन करने के बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों सभी